हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET नंबर्स। आज हम लोग जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल साइंस का एंड द कोड इज 307। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। देखिए, जो भी स्टूडेंट नए हैं और वो एस्पिरेंट है CUET UG 2026 के लिए, तो उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो एग्ज़ाम रहता है इसमें 3 पार्ट्स रहते हैं, है ना। देखिए, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नए हैं चैनल पे, प्लस उनको CUET के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जिनको है ऑलरेडी तो वो इस पोर्शन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है योर लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है। पार्ट 1 इज योर लैंग्वेज, देन कम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। उसमें से एक है एनवायरमेंटल साइंस। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। तो काफ़ी सारे सिलेबस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है डोमेन स्पेसिफिक, एंड थर्ड वन इज योर GAT, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ GAT। तो ये तीनों पोर्शन का आप लोगों को ध्यान में रखना है। लैंग्वेजेस काफ़ी सारी आती है, 13 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है, और 13 लैंग्वेजेस में से इंग्लिश का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, है ना, अंडर द लैंग्वेज सेक्शन, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से वन इज योर एनवायरमेंटल साइंस, जिसका सिलेबस आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा GAT, ये तो अलग ही एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे सब्जेक्ट्स, वो आप यहाँ पे ले सकते हो, है ना। लाइक जो भी स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज को बिलोंग करते हैं, ह्यूमैनिटीज उनका बैकग्राउंड है, तो उसमें उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लाइक फॉर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, उसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है, बायोलॉजी आता है, तो एक कॉम्बिनेशन रहता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। देन अलग अलग लैंग्वेजेस भी आती है, और प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने कोई ना कोई लैंग्वेज भी पढ़ी होगी इन योर एग्जामिनेशन 11th और 12th स्टैंडर्ड। देन GAT थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और ये नया भी रहता है ना। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिटेल जो इसका वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, बाकी मैं एक बार फिर से जो भी न्यू एक्सपीरियंस है उनके लिए बना दूंगी फिर से वीडियो। और आप कमेंट सेक्शन में और भी कोई आपको अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ ना आए, है ना, जैसे मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उसके बारे में। चलिए अब आते हैं हमारे एनवायरमेंटल साइंस सिलेबस पर। देन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, सबसे पहले फर्स्ट इसका चैप्टर आप कह सकते हो, और इसके सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन इज ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, ध्यान रखेंगे ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। इसमें मॉडर्न स्कूल्स ऑफ इकोलॉजिकल थॉट है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से पढ़नी है कि आपके एग्जामिनेशन में अगर MCQ आए तो आप उसका जवाब दे सको, है ना। देन डीप इकोलॉजी, गैरी स्नाइडर, अर्थ फर्स्ट वर्सेस शैलो इकोलॉजी। तो इसमें इकोलॉजी के बारे में बात हो रही है, गैरी स्नाइडर, अर्थ फर्स्ट वर्सेस शैलो इकोलॉजी। देन स्टीवर्डशिप ऑफ लैंड, फॉर एग्जांपल वेंडल बेरी। तो अलग अलग ये जैसे ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बारे में आपको अलग अलग इसमें थॉट्स मिलेंगे, है ना। देन सोशियोलॉजी इकोलॉजी, मार्क्सिस्ट एनवायरमेंटलिज्म एंड सोशलिस्ट इकोलॉजी, very commoner. Feminism, green politics, for example Germany and England. Sustainable development, तो यहाँ
पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी अलग आपको सबसेक्शन देखने को मिलेगा। मॉडर्न स्कूल्स ऑफ इकोलॉजिकल थॉट, डेफिनेशन ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये जो सिलेबस है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आए तो आपको पता हो अच्छा ये इस टॉपिक से है, इस टॉपिक से है ना। सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज। आपको पता होना चाहिए कहाँ से कैसा एमसीक्यू बन सकता है, और वो कैसे पता चलेगा, जब आप बहुत अच्छे से सिलेबस पढ़ोगे, है ना। ये टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, उसको टिक मार्क कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये पहले पढ़ी है चीज़ें, और जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, मिशन है, स्ट्रैटेजी है। तो मान लीजिए ये आपको अच्छे से आता है, तो इसको आप सिलेबस जब आप पढ़ रहे हैं तो इसे अच्छे से टिक मार्क कर लीजिए ना, ताकि जब आप दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ोगे उस टाइम पे आपको पता हो इस टिक मार्क का मतलब है कि आपको आता है और इसमें कम टाइम आपको देना है इस टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी, ठीक है, पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन डायनामिक्स, फैक्टर्स कॉजिंग पॉपुलेशन चेंज, बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। और मान लीजिए आप लोगों को पॉपुलेशन डायनामिक्स नहीं पता है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टफ टॉपिक लगता है, देन स्टार मार्केट, ताकि जब आप दोबारा से ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आपको पता हो अच्छा ठीक है वर्ल्ड वाइड फंड मुझे आता है तो इसमें टिक लगा है, और यहाँ पे स्टार मार्क का मतलब है कि इस टॉपिक पे मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रिक्स है, आपके सिलेबस को आप जितना ही इजीली डिफाइन करोगे, है ना, खुद के लिए चीजें इजी कीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करें। टफ चीज सबके लिए टफ होती है, इजी चीज सबके लिए इजी रहता है ना, इजी टॉपिक सभी के लिए इजी रहता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज टफ लग रही है तो वो किसी और को टफ नहीं लग रही होगी, आपको टफ लग रहा है तो सामने वाले को भी वो जो टॉपिक है वो टफ लगा होगा, बट इन द वेरी बिगनिंग, बट उसने अच्छे से उसको किसी भी टॉपिक को ऐसे डिवाइड किया, पहले मैं इतना पोर्शन करूंगा, देन दिस पोर्शन, देन दिस पोर्शन। तो इतना अच्छे से जब उसने डिफाइन किया पूरे सिलेबस को, तो उसने अच्छे से पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया विद इन टाइम। रिवीजन का भी उसको टाइम मिला। फिर एक तरफ ऐसा बच्चा आता है जिसको रिवीजन का भी टाइम नहीं मिला, बिकॉज वो एक बार में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसने खुद पे बर्डन डाल दिया। सो बर्डन नहीं लेना है ना, खुद को खराब सिचुएशन में नहीं डालना है ना, खुद को टफ सिचुएशन में अगर आप डालोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके लिए ही वो प्रॉब्लमैटिक बाद में होगा। तो गो इजी, है ना। इजी कैसे, आपको पता है ये टॉपिक है, नहीं मुझे आता, कोई बात नहीं, बट मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूंगा या करूंगी कि ये पूरा टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छे से आ जाए, है ना। तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती अगर आप सही स्ट्रैटेजी और माइंडफुल होके उसको कंप्लीट करो। देन पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी के अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ा, आपको पता होना चाहिए। देन फैक्टर्स कॉजिंग पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज किन फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं, लाइक बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। देन ह्यूमन पॉपुलेशन, मैल्थ्यूशियन मॉडल एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से क्वेश्चन आता है, सो इसे स्टार मार्क कर लेंगे। डेफिनेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, मैल्थ्यूशियन व्यू, concept of overpopulation and shortage of resources, questioning Malthus, population growth versus disparate consumption of resources within and amongst nations। तो ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, इसमें पूरा का पूरा माल्थ्यूशियन मॉडल आपको देखने को मिलेगा, है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन में। डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं इसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो डेफिनेशन एंड understanding of demographic transition, demographic transition, population regulation, growth without regulation, ये सारा टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जे शेप्ड, तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व है उसका जो जे शेप है वो बेसिक्स उसके पता होने चाहिए आपको। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड,
फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज को कौन कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए. देन स्पेस, फूड एंड वाटर, टेरिटरीज, predators, weather and climate, parasite, disease, disasters and self-regulation. ये सारी चीजें जो है वो रेगुलेट करती है पॉपुलेशन साइज को. चलिए, ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेटस ऑफ वुमेन. तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फैमिली प्लानिंग, education, economic growth and status of women. Strategies for human population control and emphasis on women's empowerment. तो women empowerment जो है, women's empowerment पता होना चाहिए आपको. और human population control की कुछ strategies, threats to the ecosystem. आपको पता है environmental science ये है पूरा का पूरा सब्जेक्ट, तो इसमें ecosystem is important है ना. तो habitat destruction, genetic erosion, loss of diversity, expanding agriculture, impound water, waste from human societies, increasing human consumption. तो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद समझना है कि अच्छा इस टॉपिक में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है ना, कि इस टॉपिक में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़नी है फॉर योर एग्जामिनेशन. Only a brief understanding of the causes and consequences of threats to provisioning and regulating functions of the ecosystem with suitable examples. Conservation, importance, the critical state of Indian forest, conflicts surrounding forested areas, populations and tribals and their rights. यहाँ पे tribal population के बारे में बात हो रही है. Tourism, poaching, roads, development projects, dams, scientific forestry and its limitations. Social forestry, the role of the forest department, NGOs. तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ना. कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे आपको पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है ये अच्छे से पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको अंडरलाइन करनी है. जैसे कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है ना, इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, सारे के सारे. देन डेफिनेशन, स्कोप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ द अबव. तो ये सारे एनजीओज है, लाइक जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट है, इको टूरिज्म है, इन सब के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. और प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको अलग से बता ही दिया है. मॉनिटरिंग पोल्यूशन, मॉनिटरिंग पोल्यूशन का मतलब है कि जो पोल्यूशन हो रहा है, अलग अलग तरह का पोल्यूशन, उसे मॉनिटर करना है ना. प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, सीएनजी प्रोग्राम्स जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारे के सारे. मॉनिटरिंग द एटमोस्फेयर टेक्निक्स, मॉनिटरिंग एट emission source and of MB quality, criteria for monitoring stations. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए है ना. Then international and national air quality standards. तो इंटरनेशनल और नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है टॉपिक. इसके अंदर आपको अलग अलग जो भी चीजें पता होनी चाहिए वो क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो कि है NAAQM. मेन फंक्शंस आपको बताने हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड इज इंपॉर्टेंट, एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके ऑब्जेक्टिव्स, न्यू नेम ऑफ NAAQM, ठीक है, उसका नया नाम नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP. तो ये पहले हुआ करता था और इसका नाम बदल के अब NAMP दैट इज नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम हो चुका है. ऑब्जेक्टिव्स आपको इसके बताने हैं. इसके अंदर हु गाइडलाइंस भी आपको देखने को मिलेगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ है ना एयर क्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस. देन वाटर टेस्टिंग इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी. तो वाटर पोल्यूशन आपको पता है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे के सारे पोल्यूशन है. और यहाँ पे
हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, जो भी वाटर टेस्टिंग है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो सारी की सारी चीज़ों की। सॉइल टेस्टिंग, इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल टाइप एंड क्वालिटी एंड लेबोरेटरी वर्क। सॉइल टेस्टिंग के सॉइल में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आएंगे। गुड सॉइल इंडिकेटर, बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल इंडिकेटर्स है ना, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। थर्ड वर्ड डेवलपमेंट, देन कम्स थर्ड वर्ड डेवलपमेंट। अर्बन रूरल डिवाइड, अर्बनाइजेशन, पुश एंड पुल फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। अर्बन रूरल डिवाइड, अर्बनाइजेशन, पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुल पुश फैक्टर्स क्या रहते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन आपको पता है बढ़ रही है, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोग माइग्रेट हो रहे हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन। एंड पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या है कि क्या चीजें हैं जो पुश करती हैं लोगों को टू एन अर्बन सेक्टर और पुल करती है फ्रॉम द रूरल सेक्टर, ठीक है। पुश एंड पुल फैक्टर्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस क्या हो सकता है। देन क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ कन्वेंशनल पैराडिग्म है ना, ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इक्विटी। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग दैट डेवलपमेंट हैज बिकम सिनोनिमस विद ग्रोथ। तो यहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, एंड इट इज लाइक सिनोनिमस विद ग्रोथ। सिनोनिम क्या होते हैं, देखिए सिनोनिम होते हैं किसी भी वर्ड के ऐसे और वर्ड्स जो कि सिमिलर एक मीनिंग दोनों का हो, ठीक है, दोज आर सिनोनिम्स। तो यहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ को सिनोनिम कहा जा रहा है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इग्नोरिंग नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, changing patterns of resource use due to market pressures, overuse and exploitation of resources, diversion of scarce resources to luxury goods, disparate access to resources and increasing wastes and pollution. The above to be explained with suitable examples. तो ये सारी चीजें आपको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कोई एक एग्जाम्पल आपको दिया होगा तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि किस तरह का एग्जाम्पल है ना, किसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। अ केस स्टडी ऑफ गांधीयन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्स एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे एक केस स्टडी है ऑफ गांधीयन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्स एंड प्रोसेसेस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड विलेज पॉलिसी है ना, अंत्योदय, सर्वोदय एंड पंचायती राज। लोकल सेल्फ सफिशिएंसी, तो पंचायती राज की हम लोग यहाँ पे बात करें। देखिए सारी चीजें जो भी आप पढ़ते हो वो सारी की सारी कहीं ना कहीं से रिलेट कर जाती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने मॉर्निंग करंट अफेयर वाली क्लास पढ़ी होगी तो वहां पे हम लोगों ने आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करी थी, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वाज इन न्यूज है ना। तो सभाकार, ड्यू टू सभाकार आपको याद होगा। तो ऐसे ही होता है, जो भी आप चीजें पढ़ रहे होते हो तो उसे इंटर रिलेट किया करो। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट अलग है ये सब्जेक्ट अलग है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, स्टिल यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि हमारी करंट अफेयर क्लास के साथ रिलेट कर रही है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज पढ़ो उसको रिलेट करो कहीं ना कहीं से। Then urban environmental planning and management, problems of sanitation, water management, transport, energy, air quality, तो ये सारी चीजें हैं environmental planning and management, urban specifically. Then sustainable agriculture, which is very important. Traditional agriculture in India, irrigation system क्या है, crop varieties है, techniques of maintaining soil fertility. Soil fertility को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें। और एग्रीकल्चर सेक्टर में सॉइल इज द मेन सोर्स है ना, या फिर सोर्स आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, मिट्टी पे चीजें उगाई जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो कुछ टर्म्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, लाइक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, जीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन सिस्टम,
मैक्रो वर्सेस माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, कैनाल इरिगेशन, तो ये सारे फीचर्स हैं। प्री कॉलोनियल एग्रीकल्चर इन इंडिया इंपॉर्टेंट है ना, फीचर्स ऑफ प्री कॉलोनियल एग्रीकल्चर इन इंडिया। फिर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे क्या है, ये है आपको ब्रिटिश एरा से पहले का कुछ समय, उसके टाइम के प्री कॉलोनियल एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताना है। देन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस क्या हुआ, प्यूनिटिव टैक्सेशन, कमर्शियल क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट, ये हमारे सॉइल को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन देखने को मिला है ना। देन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्री कॉलोनियल कॉलोनियल। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजर्स है यहाँ पे, एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन के। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है। फूड, द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सेस, फूड सिचुएशन इन द वर्ल्ड, integrated and sustainable approach to food security for the third world food security. Then environmental and natural resource economics, तो definition है resources की, scarcity की and growth की। देखिए economics यहाँ पे एक word है ना, तो economic जो term है वो क्यों आपको देखने को मिलती है, because resources जो होते हैं वो scarce होती है और हमारी needs होती है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है ना। तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, इसीलिए इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है। देन जीएनपी वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ मेजरिंग इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, आपने जीडीपी के बारे में वैसे सुना होगा, बट उसी का छोटा भाई आप कह सकते हो जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या आपको रिलेशन दिखता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नैलिटीज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सोशल इकोलॉजिकल, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, जब आप पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलती है ना। एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज का सिंपल मीनिंग आप ये समझिए कि आपने कोई भी प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया है ना, कोई आपने फैक्ट्री शुरू करी, तो उसका आसपास के लोगों पर या फिर आसपास जो भी बिल्डिंग्स है, रहते हैं कोई लोग, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज एक्सटर्नैलिटी है ना। गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है आपकी जितनी कॉस्ट है तो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, है ना, कि आपने किसी भी प्रोडक्शन यूनिट पे जितनी कॉस्ट लगाई तो उसका जो प्रॉफिट होगा या फिर बेनिफिट होगा वो अप टू द मार्क है या नहीं। देन नेचुरल कैपिटल, रीजनरेशन, देन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट है, इसको एनवायरनमेंट को इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ आपको देखने को मिला है, रिलेटेबल। देन ट्रांसनेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज यूजिंग केस स्टडी ऑफ अमेजोनिया, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड ओजोन डिप्लीशन, तो ओजोन डिप्लीशन इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल सोवरेनिटी एंड इंटरेस्ट। देन द एक्सपोर्ट इम्पेरेटिव एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, तो ये ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ये सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उससे आपको ट्रेड में क्या देखना, फर्क क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इंटरनेशनल एड एजेंसीज, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, नीड फॉर रीओरिएंटेशन, ठीक है, इंटरनेशनल एड। तो ये था सिलेबस फॉर एनवायरमेंटल साइंस, पूरा का पूरा सिलेबस है। सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है बट टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो सिलेबस है ये आपको एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस देखने को मिलेगा। इसी तरह से काफ़ी सारे सिलेबस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट का आपको सिलेबस डिस्कस करना है।